देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 23 सितंबर 2024 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट इज क्रोमोसोम सेपरेट डिफरिंग। सो क्रोमोसोम क्या है? हमारे सेल में कलर बॉडीज को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम टू चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक है डीएनए और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है हिस्टोन प्रोटीन। सो जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। अब आप लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में सुना होगा। सेल टू तरीकों से डिवाइड होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान जो एनाफेज स्टेज होता है इसमें क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। अब इस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए सेल के पास एक ऑर्गेनेल होता है जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रियोल का। ये डायग्राम में आपको सेंट्रियोल नजर आ रहा है। इस सेंट्रियोल से फॉर्मेशन हो जाती है स्पिंडल फाइबर की। स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। इस पर एक फोर्स लगाते हैं जो इसको सेपरेट कर देते हैं बिल्कुल सेंटर से। एमसीक्यू नंबर 2 इज हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। तो देखिए माइटोसिस तो सिंपली एक ही स्टेज है जो 4 फेजेस में कंप्लीट हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन जो मियोसिस होता है ना, जिसे हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं, ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। फिर इसमें अपने अपने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोफेज, एनाफेज, यानी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इस तरह एनाफेज 1, एनाफेज 2। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा ना, तो इसके एंड पर हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। देखिए 2 सेल्स तो बनते हैं लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो हाफ होते हैं। इस तरह जब मियोसिस 2 होता है ना, उसमें भी 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। सो मियोसिस में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते हैं? वो होते हैं 4। और ये जो 4 सेल्स होंगे ना ये हैप्लॉइड होंगे। फिर ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है, या तो इससे बनेगा स्पर्म और या इससे बनेगा क्या? एग। एमसीक्यू नंबर 3 इज विच वन इज अ डिसकंटिन्यूअस ट्रेट इन ह्यूमन। सो ट्रेट या फिर वेरिएशन एक ही चीज़ है और आप लोगों ने 2 वेरिएशंस के बारे में पढ़ा होगा। एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में ये फ़र्क है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो है ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो देखिए पहले आप बच्चे थे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हाइट में चेंज आती गई और आप बड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम आई कलर की बात करें, सपोज करें मेरे आई का जो कलर है वो ब्राउन है, सब ये हमेशा के लिए ब्राउन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इस तरह जेंडर, अगर आप एक दफ़ा मेल है तो बहुत कम केसेस होते हैं कि मेल से फीमेल बाजुकात बन जाती है, लेकिन मेल हमेशा मेल होता है। इस तरह ब्लड ग्रुप, जिस तरह मेरा बी पॉजिटिव है तो ये मेरा हमेशा बी पॉजिटिव ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो गिवन ऑप्शन में जो बोथ ए एंड बी है यानी ब्लड ग्रुप और आई कलर, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। और अगर हम हाइट की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। क्यू नंबर 4 इज ऑन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एल्कीन द प्रोडक्ट इज। सो जब आप अल्कोहल को अल्कीन के साथ ट्रीट करते हो, अल्कोहल क्या है? आर ओ एच को आप किस चीज़ के साथ ट्रीट कर रहे हो? अल्कीन के साथ, यानी कार्बन। कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो इससे फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? ईथर के। ईथर आप लोग जानते हो ईथर क्या है? आर ओ आर, इन जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पर आर ग्रुप आ जाए इसे हम नाम देते हैं ईथर का। और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होगा ना वो होगा एसिडिक कैटलिस्ट, ठीक है। एसिडिक कैटलिस्ट जो भी होगा वो यहाँ पर यूज होगा। नंबर 5 इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है वो है ओहम, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस हम सिंपली कहते हैं ना मुज़ाहिमत पेश करना। अब ये किस चीज़ को मुज़ाहिमत पेश कर रहा है? ये बेसिकली जो आपके कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट है ना, रेजिस्टेंस उसको क्या करता है? मुज़ाहिमत पेश करता है और इसके फ्लो को क्या करता है? स्लो डाउन करता है। अब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नंबर 6 इज
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम इट। सो प्रोजेक्टाइल तो आप लोग जानते होंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किक करते हैं और उस पर उस टाइम पर कोई भी फोर्स ना लगे विद द एक्सेप्शनल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसे हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का। और जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, ये मिनिमम होता है 90 डिग्री एंगल पर। इस तरह अगर मेन जो प्रोजेक्टाइल की बात करें, जो मैक्सिमम है ना वो 45 पर है। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मुराद ये है कि जब आप क्या करते हो, दो एंगल को आपस में ऐड करते हो और इसका सम 90 आए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम देते हैं। और जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना वो 90 डिग्री एंगल यानी 70 + 20 हो गया, 60 + 30 हो गया, इस पर क्या होगा, इस पर सेम होगा। एमसीक्यू नंबर 7 इज प्राइमरी सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सो आप लोगों ने तो सेल वॉल के बारे में पढ़ा होगा, जो डेड मटेरियल होता है प्लांट सेल का, फंगल सेल का और बैक्टीरियल सेल का। अब जो प्लांट सेल वॉल है ना, इसके मज़ीद 3 कंपोनेंट से आप कह सकते हो 3 पार्ट से। एक होता है प्राइमरी वॉल, एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल और एक होता है मिडल लेमेला। अब यहाँ पर अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें ना, तो इसमें ऑल ऑफ दीज प्रेजेंट होंगी, यानी इसमें सेलुलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा और लिग्निन भी होगा। लेकिन प्राइमरी वॉल का जो मेन कंपोनेंट है ना वो सेलुलोज है। जो पेक्टिन है और लिग्निन है ये लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑल ऑफ दीज को ही सेलेक्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 इज इन अ फिनोल विच ग्रुप इज सब्सटेंशिएंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो देखिए ये आपका हो गया एक बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन सिंपली ऐसा होता है ना, हर एक कोना कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब जब आप इस बेंजीन के कार्बन नंबर फर्स्ट पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हो, तो इसी को हम नाम देते हैं फिनॉल का। और फिनॉल में कौन सा ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है बेंजीन के ऊपर। तो जब भी किसी बेंजीन के ऊपर आप क्या करोगे, OH ग्रुप लगाओगे, तो ये फिनॉल में चेंज होगा। नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन। तो गिवन ऑप्शन में अगर हम गोल्जी बॉडीज की बात करें, तो ये सेल सिक्रीशन के साथ कंसर्न्ड है और इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। अब सेल सिक्रीशन से मुराद क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने गोल्जी बॉडीज़ के डिफरेंट फंक्शन पढ़े होंगे। जिस तरह अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें ना, तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है, जो मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी बॉडीज़ में। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज़ है सेल सिक्रीशन से रिलेटेड है। इस तरह अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, तो राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका ज्यादातर फंक्शन क्या है, वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। और सेंट्रियोल हमने एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में पढ़ा के हेल्प करता है क्रोमोसोम के सेपरेशन में। एमसीक्यू नंबर 10 इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगोज रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेसिकली बाज़ औक़ात एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं दिया होता, इसकी जगह दिया होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो है जिसमें क्या हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्या मुराद है, देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। सो कार्बन के पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की कमी। सो दैट्स वाई जब नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, वो इस कार्बन पर आके अटैक करेगा। सो दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। Number 11 is the nucleophilic addition reactions of aldehyde are carried out in blank medium। तो जब भी किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो ये एसिडिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटॉन की डोनेशन होगी। तो दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में होगा फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन नंबर 12 इज वी ऑलवेज ईट डिनर टुगेदर, दिस इज ब्लैंक सेंटेंस। यानी हम हमेशा डिनर एक साथ करते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन सिंपल सेंटेंस।
स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी हो तो वहाँ पर भी मैंने आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस समझाया था। अगर मैं कहूँ कि माय नेम इज़ बिलाल, ठीक है, सो अगर मैंने सिर्फ ये कह दिया कि माय नेम इज़ बिलाल, सो ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ माय नेम इज़ बिलाल, आई एम फ्रॉम जहांगीरा, ठीक है, और आई हैव डन माई FSC फ्रॉम दैट कॉलेज, तो फिर ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये होगा कंपाउंड सेंटेंस। यानी अगर आपको किसी सेंटेंस में एंड नज़र आए, इस तरह कॉमा नज़र आए, ठीक है, और नज़र आए, तो ये आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए ऐड की हुई हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिंपल सेंटेंस कैसा होगा और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। एमसीक्यू नंबर 13 इज द डॉक्टर गिव मी अ प्रेस्क्रिप्शन ब्लैंक माई कफ। सो यहाँ पर हमने किस चीज़ को चूज़ करना है? यहाँ पर हमने चूज़ करना है प्रीपोजिशन को। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस एमसीक्यूज के फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करो, प्रीपोजिशन के टाइप्स को पढ़ लो। लाइक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, तो तब जाके आप ये एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन 4। द डॉक्टर गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। एमसीक्यू नंबर 14 इज सोडियम methoxide on heating with bromoethane gives। सो सोडियम methoxide क्या है? यानी CH3ONA, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड प्लस, अगर इसको आप ब्रोमोइथेन के साथ यानी CH3CH2 इंटू Br के साथ ट्रीट करते हो ना, तो इससे फॉर्मेशन होती है इथोक्सी इथेन की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इथोक्सी इथेन कैसा होगा? ये होगा CH3CH2O MCQ number 15 is which of the following is the least reactive functional group। तो गिवन ऑप्शन में स्टूडेंट्स अगर हम ईथर की बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें कोई भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं है। सो दैट्स वाई जो ईथर से ये लीस्ट रिएक्टिव है। देखिए ईथर कैसे है ना, ROR। सो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं है। और अगर हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करें, ठीक है, नहीं मोर रिएक्टिव की बात करें, तो वो अल्काइल हैलाइड्स है। और अल्काइल हैलाइड इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, देखिए उनका जो जनरल फार्मूला है ना वो है Rn2x। इन इस एक्स के साथ आके यहाँ पर कोई हेलोजन अटैच होगा जो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दैट्स वाई जो अल्काइल हैलाइड है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एमसीक्यू नंबर 16 इज इन क्रॉस सेक्शन सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जब आप एक सेंट्रियोल को पिक करते हैं और उसके इस क्रॉस सेक्शन करते हो तो ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, और एक क्रॉस सेक्शन में जो सेंट्रियोल होता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। अब अगर आप क्या करोगे, ये सपोज करें मैंने कहा कि आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल है, अगर इस माइक्रोट्यूब्यूल को आप उठाओगे ना तो इसमें मज़ीद 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो एक सेंट्रियोल में देख के 9 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, और अगर उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने ट्यूब्यूल आएंगे? वो होंगे 27। MCQ number 17 is an irregular structure formed in mitochondria is। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। एक इसका होता है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होता है, और एक इसका होता है इनर मेम्ब्रेन जो रफ होता है। इसमें बेसिकली फॉर्मेशन होती है क्रिस्टा की, ठीक है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन सिंपली स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना इस तरह कोई फोल्डिंग बनाता है, और इसी फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टा का। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया से बाज़ औक़ात ये MCQs आ जाता है दैट ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है ना, जिसे हम क्रिस्टा का नाम देते हैं, ATP की सिंथेसिस यहाँ पर होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। होप सो आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।